हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रातला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आप परासरण दाब का अध्ययन किए थे। परासरण दाब और वाष्प दाब का अवनमन विलयन का एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो विलय के मूलों की संख्या या मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं इस वीडियो में वाष्प दाब का अवनमन। तो स्टूडेंट पहले ध्यान दीजिए, आप जब शुद्ध विलायक को ताप दिया जाता है, स्टूडेंट ध्यान दें, कोई शुद्ध विलायक ले लीजिए, वो जल ही है, ताप दिया जाता है तो शुद्ध विलायक जो होता है जल का अणु जो अधिक गतिज ऊर्जा वाले होते हैं, जो शुद्ध विलायक है या जल का अणु है अधिक गतिज ऊर्जा का, वो जल की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में ऊपर आने लगते हैं। इसे वाष्पन कहते हैं। स्टूडेंट, वाष्प दाब का अवनमन जानने से पहले आप वाष्पन और द्रवण की क्रिया थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं स्टूडेंट? आप ध्यान दीजिए कि कोई शुद्ध विलायक है, वो जल ही है, जब उसे आप टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो जल के अधिक गतिज ऊर्जा वाले जो अणु होते हैं जल की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में ऊपर आने लगते हैं। इसी क्रिया को आप कहते हैं वाष्पन। तो स्टूडेंट, ये आपका वाष्पन है। आगे आपको द्रवण बताया जा रहा है। स्टूडेंट ध्यान दें, जब यह क्रिया किसी बंद पात्र में कराई जाती है, स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो वाष्पन की क्रिया है आप एक बंद उपकरण में ले लीजिए, बंद पात्र में ले लीजिए, वाष्पन की क्रिया कराइए, तो आप देखेंगे कि वाष्पन के साथ साथ द्रवण की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। द्रवण की क्रिया में वाष्प पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वाष्पन और द्रवण की क्रिया में साम्यावस्था आ जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, वाष्पन की क्रिया आपको बताया गया है कि जब पहले आप एक बंद बर्तन ले लीजिए, पात्र ले लीजिए, और उसमें विलायक, शुद्ध विलायक या कह सकते हैं जल लेकर टेम्परेचर नीचे से दीजिए, तो वाष्पन क्रिया के फलस्वरूप जो जल के अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु हैं वो वाष्प बन के ऊपर आने लगेंगे। चूँकि बर्तन या पात्र आपका बंद है तो यही वाष्प पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, यही वाष्प पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। तो द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगेगा तो वाष्प पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होकर आपका नीचे गिरने लगेगा या कह सकते हैं विलायक या जल की पास आने लगेगा। तो इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं? द्रवण। एक समय स्टूडेंट आप देखेंगे ऐसा कि वाष्पन और द्रवण दोनों की क्रिया बराबर सांद्रता में हो जाएगी और उसी को कहते हैं साम्यावस्था। तो वाष्पन और द्रवण की क्रिया में साम्यावस्था आ जाती है, अर्थात दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं या दर बराबर हो जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें, वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था की क्रिया में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो वाष्प बनकर ऊपर गया है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वहीं वाष्प पुनः द्रव बन के नीचे आने लगा तो इसे द्रवण कहते हैं। दोनों के बीच एक साम्यावस्था आ जाती है, अर्थात बराबर हो जाती है दर या सांद्रता, तो साम्यावस्था आ जाती है। उसी समय, ठीक उसी समय वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, चूँकि बर्तन या पात्र आपका बंद है तो एक दाब लगाया जाएगा वाष्प द्वारा, वही दाब आपका वाष्प दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था की क्रिया में द्रव के वाष्प द्वारा लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये आपका वाष्प दाब है स्टूडेंट। अब ध्यान दें आप कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, अब आप एक बर्तन में शुद्ध विलायक ले लीजिए और एक बर्तन या पात्र में आप विलयन ले लीजिए। विलयन में विलेय और विलायक दोनों हैं, और जबकि स्टूडेंट शुद्ध विलायक केवल विलायक है, वो जल है, उसमें कुछ नहीं मिला है। तो ये बोला जा रहा है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, क्योंकि विलयन में कुछ जल के अणु विलेय के साथ जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जल ले लीजिए आप 250 ml 50 ml जो भी जल लिए हैं, अगर उसमें विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो जल के जो कुछ अणु हैं वो
विलेय पदार्थ के साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अब विलेय पदार्थ के साथ जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर जल के अणु जो वाष्प बनकर ऊपर आ रहे हैं वो कम मात्रा में आएंगे, जिससे वहाँ पर दाब कम लगेगा, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यहाँ देखिए जी, जिससे कम मात्रा में वाष्प बनकर ऊपर आते हैं, इस प्रकार वाष्प दाब भी कम लगाते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है स्टूडेंट। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में। स्टूडेंट यहाँ आपको देखिए फिगर ए और एक फिगर बी, दो ठे दिया गया है, फिगर ए और फिगर बी। यहाँ देखिए फिगर ए, ये जल आप ले लीजिए, शुद्ध विलायक है जल, तो जल स्पेशली शुद्ध विलायक, यहाँ आपको लिख दिया गया है शुद्ध विलायक है। इसे नीचे से अगर टेम्परेचर आप दे रहे हैं स्टूडेंट, तो जल वाष्प बनकर ऊपर आने लगा, ये ऊपर आने लगा, जो अधिक गतिज ऊर्जा वाले हैं वाष्प। इसी क्रिया को आप कहते हैं वाष्पन। ये ऊपर गया, तीर लगा है स्टूडेंट, वाष्पन। कुछ समय बीतेगा, अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो ये ठंडा होने लगेगा, और यही वाष्प किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा स्टूडेंट, द्रव के रूप में। अब द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो नीचे आने लगेगा द्रव बनकर, इस क्रिया को कहते हैं द्रवण। ये ऊपर वाला तीर आपको वाष्पन दिखा रहा है, और यही वाष्प स्टूडेंट जब द्रव बनकर नीचे आ रहा है तो इस क्रिया को द्रवण। और दोनों के बीच एक समय ऐसा आएगा कि वाष्पन और द्रवण दोनों साम्यावस्था में आ जाते हैं, अर्थात सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर, या दर जो होती है बराबर हो जाती है। तो इसी को स्टूडेंट आप बोलेंगे साम्यावस्था। फिगर बी में स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये जल है और ये चीनी, जल में अर्थात हमने चीनी डाल दिया है, विलेय पदार्थ यहाँ चीनी है, इस प्रकार ये क्या हो गया है स्टूडेंट, विलयन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये विलयन हो गया है, और ये जल केवल है तो ये शुद्ध विलायक है। तो विलयन में आप देखेंगे स्टूडेंट कि वाष्पन क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ जो एक गोले के रूप में वाष्प को दिखाया गया है, तो यहाँ वाष्प की मात्रा क्या है, कम दिखाई गई है। स्टूडेंट देखिए फिगर आपका ए में जो गोला वाष्प के रूप में, वाष्प जो दिखाया गया गोले के रूप में, वो उसकी संख्या अधिक है, और यहाँ जो फिगर बी में दिखाया गया है वाष्प, उसकी संख्या कम है। तो स्टूडेंट ऊपर आपको बताया गया है कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ वाष्प की संख्या ही कम है। वाष्प की संख्या अगर कम है तो स्टूडेंट वाष्प दाब कम लगेगा। तो यहाँ भी वाष्पन है, द्रवण है, लेकिन वाष्प की संख्या कम होने के कारण, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वाष्प की संख्या कम होने के कारण यहाँ वाष्प दाब कम लगेगा, और यहाँ वाष्प की संख्या अधिक होने के कारण, फिगर ए में वाष्प संख्या अधिक होने के कारण वाष्प दाब अधिक लगेगा। स्टूडेंट ध्यान दें, पुनः फिर से आपको फिगर ए दिखाया जा रहा है, फिगर ए में वाष्प की संख्या गोले के रूप में जो दिखाई जा रही है उसकी संख्या अधिक है, जिससे यहाँ वाष्प दाब अधिक लगेगा, और विलयन में वाष्प की संख्या कम है, यहाँ वाष्प दाब कम लगेगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के, यहाँ विलायक है, विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यहाँ लिखा गया इसमें वाष्प दाब कम और यहाँ वाष्प दाब अधिक, ये आपको फिगर से दिखाया गया। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए, अभी को पॉइंट आपको आया है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको बताया गया कि शुद्ध विलायक का, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, यहाँ देखिए स्टूडेंट, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान दें, वाष्प दाब का अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। बोला क्या जा रहा है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का अंतर तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
इस प्रकार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपको दिखा जाए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर हम मान लेते हैं PO और विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं PS, तो ये ऊपर वाला जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो इन दोनों का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। लेकिन वाष्प दाब का अवनमन बटे केवल शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात है, स्टूडेंट ध्यान दें, आप कह सकते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन या शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का अंतर बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब इन दोनों का अनुपात ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है PO, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS जो है विलयन का वाष्प दाब। ये आपका है स्टूडेंट। वाष्प दाब या कह सकते हैं वाष्प दाब के अवनमन या वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में राउल्ट का नियम एक चलता है या राउल्ट ने नियम दिया है, तो जिसे आप राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, स्टूडेंट ध्यान दें, अपेक्षिक अवनमन अभी आपको बताया गया, यहाँ भी देख सकते हैं यह अपेक्षिक अवनमन है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। तो राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ दे इतना ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, और जबकि यह विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे, पीछे आपको बताया गया होगा जब आपको मोल प्रभाज पढ़ाया गया होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, या अर्थात विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या। यहाँ PO माइनस PS PO, यहाँ ऊपर N विलेय के मोलों की संख्या, नीचे कैपिटल N तनु विलयन के लिए। स्टूडेंट तनु विलयन के लिए होता है कि केवल विलेय के मोलों की संख्या ही बहुत कम मान लेते हैं कि उसमें विलेय बहुत कम है, तो ये हटा देंगे आप। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है, तो आप मान लीजिए कि उसमें है ही नहीं, तो ये हट जाता है, तो यहाँ कैपिटल N आ जाता है। और यहाँ फिर देखेंगे PO माइनस PS बटे PO, तब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटे अणु भार, फिर विलायक के मोलों की संख्या जो कैपिटल N है, विलेय का भार विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। इनको हल करके इस रूप में आप लिख सकते हैं PO माइनस P, स्मॉल w जो है विलेय का भार है, स्मॉल m जो है वो विलेय का अणु भार है, इंटू है विलायक का अणु भार, कैपिटल M, और विलायक का भार ए कैपिटल W। तो ये स्टूडेंट सूत्र है, फार्मूला है किसका, राउल्ट के नियम का कह सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इतना ही, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा फिर। थैंक यू।